हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह सीटीपी की वीडियो सीटेट एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। पूरा मनोविज्ञान इसमें समाया हुआ है। अगर आप इसे पूरा वॉच करते हो तो आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक एग्जाम तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, बी कह रहा है पेस्टालॉजी, सी कह रहा है हर्बर्ट और डी कह रहा है फ्रावेल। तो दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है E.L. थॉर्नडाइक को। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले शैक्षिक नियम दिए हैं और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी इन्होंने ही प्रयोग किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, आधुनिक मनोविज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या फिर वाटसन। तो दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान की जब बात हो रही है तो यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, वाटसन की अगर हम बात करें तो वाटसन माने जाते हैं व्यवहारवाद के जनक, और स्किनर की अगर हम बात करें तो स्किनर को माना जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत के जनक के रूप में। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अगर दोस्तों इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को देखा जाए तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 अवस्थाएं होती हैं। और दोस्तों, मनोलैंगिक या मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, तो वह दिया है H. इरिक्सन ने। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। ए ऑप्शन कह रहा है प्रारूप का, बी कह रहा है सिद्धांतों का और सी कह रहा है उद्देश्यों का और डी कह रहा है पाठ्य वस्तु का। तो दोस्तों, शिक्षण विधियां किसे कहते हैं वह जानना जरूरी है। शिक्षण विधि उसे कहा जाता है जिस विधि से शिक्षक पढ़ाता है, और शिक्षण नीतियां किसे कहा जाता है। शिक्षण नीति उसे कहा जाता है जो पढ़ाने से पहले प्रारूप या नीति तैयार की जाती है। तो शिक्षण विधि हो या फिर शिक्षण नीति हो, इसमें अंतर होता है उद्देश्यों का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कह रहा है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। आपके ऑप्शन हैं कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत या फिर थर्स्टन का सिद्धांत। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए सबसे उपयोगी जो सिद्धांत है वह है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, यह आप याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, तो यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। आपके ऑप्शन हैं वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फिर फ्रायड ने। तो दोस्तों, चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, यह कहा है फ्रायड महोदय ने। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान, यहाँ पर दोस्तों मनोवैज्ञानिक हो गया है तो यहाँ पर मनोविज्ञान रहना चाहिए। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है। आपके ऑप्शन है अशुद्ध विज्ञान, बी कह रहा है आंशिक विज्ञान, सी कह रहा है शुद्ध विज्ञान और डी कह रहा है व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों, यहाँ पर जेम्स ड्रेवर की बात हो रही है तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को माना है शुद्ध विज्ञान। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी।
आपके ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या फिर व्यवहारवाद ने। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद ने। अगर हम इसके जनक की बात करें दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जनक की, तो फ्रायड महोदय हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही इसका सिद्धांत दिया था। इन्होंने चेतन मन के साथ अचेतन मन की भी व्याख्या की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न कह रहा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है स्किनर का, बी कह रहा है वुडवर्थ का, सी कह रहा है मैकडूगल का और डी कह रहा है वाटसन का। तो दोस्तों मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कहा है मैकडूगल ने। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने आउटलाइन साइकोलॉजी नामक पुस्तक भी लिखी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। आपके ऑप्शन है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चित स्थान पर। यदि बच्चे को यह कहा जाए कि आप अगर यहीं आओगे तभी हम सिखाएंगे, एक निश्चित स्थान की बात होती है संकुचित शिक्षा के अर्थ में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या वाटसन का। तो दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्नावली की निर्माण किसने की है, तो प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया है। और दोस्तों अगर हम मूल प्रवृत्तियों की बात करें कि मूल प्रवृत्तियां किसने दी है, तो यहाँ पर आपका मैकडूगल हो जाएगा, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को दिया है। और वाटसन जो है वह रिलेट करते हैं व्यवहारवाद से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर गृह में। तो दोस्तों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, उसके विकास को कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। क्योंकि दोस्तों संज्ञानात्मक विकास जो होता है वह रिलेट करता है मानसिक विकास से। अगर सामाजिक विकास होता है तो वहाँ पर आपका खेल का मैदान हो जाता। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास पूछा है, इसलिए आपका विद्यालय एवं कक्षा होगा। और अगर सामाजिक विकास पूछता तो यहाँ पर आपका खेल का मैदान हो जाता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कह रहा है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो दोस्तों वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शैशवावस्था में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कह रहा है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों यह पेडागॉजी का प्रश्न है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी कह रहा है कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी कह रहा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और डी कह रहा है एक सुवक्ता होना। तो दोस्तों एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, विद्यार्थियों में जो समस्या हो उसे दूर करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है कोफका द्वारा, बर्दीमर द्वारा,
कोहलर द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों चिंपैंजी पे जिसने प्रयोग किया था वो है कोहलर महोदय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों कोफका हो गए, वर्दीमर, कोहलर, ये सभी कहाँ से रिलेट करते हैं? तो ये सभी गेस्टाल्टवाद से रिलेट करते हैं। अगर दोस्तों हम गेस्टाल्टवाद के उदय की बात करें तो गेस्टाल्टवाद का उदय 1912 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के जनक वर्दीमर साहब हैं, ये आप ध्यान में रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं जॉन डेवी ने, डगलस ने, पेस्टालॉजी ने या फिर स्किनर ने। तो दोस्तों मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कहा था पेस्टालॉजी ने। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने कहा है आत्मा का विज्ञान। यह भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कह रहा है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश डैश है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है अभिप्रेरणा, बी कह रहा है समायोजन, सी कह रहा है सीखना और डी कह रहा है चिंतन। तो दोस्तों गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। आपके ऑप्शन हैं शिक्षक, विद्यालय, बालक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है संवेग की उत्पत्ति डैश 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 से होती है। आपके ऑप्शन हैं आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या संप्रतियों के निर्माण से। तो दोस्तों अगर हम बात करें संवेग की तो संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मूल प्रवृत्तियों की जनक की तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियाँ जो दिए हैं वो है मैकडूगल साहब। और इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं? तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कह रहा है स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? आपके ऑप्शन हैं जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, इटली के। तो दोस्तों स्किनर साहब किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका की। दोस्तों क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया है। और चूहे पर प्रयोग किसने किया है? स्किनर साहब ने किया है। और पुनर्बलन का यूज किसने किया है? तो स्किनर साहब ने ही पुनर्बलन का यूज भी किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कह रहा है काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? आपके ऑप्शन हैं स्किनर ने, हेगर्टी ने, सिगमंड फ्रायड ने या थर्स्टन ने। तो दोस्तों कामुकता जो होती है, काम की प्रवृत्ति जो होती है, उस पर सबसे अधिक बल दिया है सिगमंड फ्रायड ने। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन हैं वाल्फ, टाइडमैन, वुंट, टिचनर। तो दोस्तों शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वाल्फ ने किया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों प्रयोगात्मक जनक कौन है? प्रयोगात्मक या फिर प्रयोगशाला के जनक कौन है? तो आपके हो जाएंगे वुंट महोदय। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कह रहा है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? किसने कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? आपके ऑप्शन हैं अरस्तु, वाटसन, रूसो, वुंट। तो दोस्तों पूर्व काल में क्या होता था? पूर्व काल में आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र का पार्ट था। और दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
24वां प्रश्न कह रहा है तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। आपके ऑप्शन है मुख्य नियम, सहायक नियम, गौण नियम, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्य नियम। क्योंकि दोस्तों थार्नडाइक अमेरिका से रिलेट करते हैं और उन्होंने कितने नियम दिए हैं, उन्होंने 2 नियम दिए हैं, जिसमें एक है मुख्य नियम और एक है गौण नियम। मुख्य नियम इन्होंने 3 बताए हैं और गौण नियम इन्होंने 5 बताए हैं। यदि दोस्तों हम यहाँ पर मुख्य नियम की बात करें तो मुख्य नियम में तत्परता हो गया, अभ्यास हो गया और प्रभाव हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों तत्परता का नियम पूछा है तो इसलिए आपका मुख्य नियम के अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कह रहा है खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है सामाजिकता का, बी कह रहा है नैतिकता का, सी कह रहा है व्यवसायिकता का और डी कह रहा है भौतिकता का। तो दोस्तों खेलों के माध्यम से बच्चा जो गुण विकसित होता है बच्चों में तो वह होता है सामाजिकता का। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अनेक प्रकार के बच्चे समाज में आते हैं तो उनमें एक बढ़िया सोशल डेवलपमेंट देखा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कह रहा है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। आपके ऑप्शन है अंतदर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, जीवन इतिहास। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि प्रयोगात्मक है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। आपके ऑप्शन है वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफका या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संज्ञानवादी की जब बात आए संज्ञानवादी पद्धति के तो इसके जनक पियाजे साहब हैं। यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है और 4 अवस्थाओं का वर्णन भी किया है। तो दोस्तों यहाँ पर पियाजे के बारे में तो आपने जान लिया, ब्रूनर महोदय भी संज्ञानवादी हैं और कोहलर की अगर हम बात करें तो कोहलर महोदय गेस्टाल्टवादी हैं और वाटसन की हम बात करें तो वाटसन व्यवहारवादी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कह रहा है बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है। आपके ऑप्शन है वाटसन, वुंट, स्काउट, स्किनर। तो दोस्तों बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन करने वाले कौन है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाटसन महोदय। ये क्या है, ये व्यवहारवादी हैं। और दोस्तों वाटसन ने कहा था कि मुझे एक शिशु दे दो और मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। यह वाक्य वाटसन जी का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है। तो दोस्तों साइकिल जो चलाने वाला व्यक्ति है अगर वह स्कूटर चलाना सीख लेता है तो वह क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है शून्य स्थानांतरण, बी कह रहा है लंबवत स्थानांतरण, सी कह रहा है ऋणात्मक स्थानांतरण और डी कह रहा है धनात्मक स्थानांतरण। तो दोस्तों अगर पूर्व ज्ञान में, जैसे ये पूर्व ज्ञान है, अगर इसमें वर्तमान ज्ञान को जोड़ दिया जाए, अगर पूर्व ज्ञान वर्तमान ज्ञान में अगर काम दे दे तो यह क्या हो जाता है, यह धनात्मक हो जाता है। यदि साइकिल चलाने वाले व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाता है स्कूटर चलाते वक्त तो वह क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार जो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है वह स्कूटर चलाना सीख लेता है तो यह धनात्मक स्थानांतरण हो जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है थार्नडाइक के अधिगम के नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है। आपके ऑप्शन है तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को, प्रभाव को। तो दोस्तों थार्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता अभ्यास को है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने अभ्यास को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक
प्रयोग के रूप में आरंभ किया। तो दोस्तों अगर हम सन 1879 की बात करें तो उसमें क्या हुआ था, उसमें सबसे पहले जर्मनी में एक प्रयोगशाला खुली थी। और दोस्तों उसके जनक कौन थे, तो उसके जनक विलियम वुंट थे। और दोस्तों यह क्या कहलाई, यह प्रयोगात्मक विधि कहलाई। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदत होती है। आपके ऑप्शन है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेदनात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आदत होती है, आदत क्या होती है, आदत वो होती है जो हम एक काम को हर रोज करते हैं वही आदत होती है, जैसे चाय पीने की आदत, कॉफी पीने की आदत। तो यहाँ पर दोस्तों आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। तो दोस्तों टीएटी की अगर हम बात करें तो टीएटी से क्या होता है, व्यक्तित्व की मापनी विधि भी टीएटी को कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ए ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिनिष्ठ विधि, बी कह रहा है अप्रक्षेपी विधि, सी कह रहा है अर्ध प्रक्षेपी विधि, और डी कह रहा है प्रक्षेपी विधि। तो दोस्तों टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम प्रक्षेपी विधि की बात करें, अगर हम बात करें दोस्तों टीएटी की, तो पर्सनालिटी टेस्ट टीएटी होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आईबीटी भी होता है, और दोस्तों इसमें टीएटी भी होता है, और इसमें एससीटी भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र क्या है, यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, बी कह रहा है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, सी कह रहा है चेतना का असीमित परिस्थितियों में, और डी कह रहा है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। क्योंकि दोस्तों अगर आप शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन कर रहे हो तो वही आपका मनोविज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में थार्नडाइक महोदय जाने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होता है। आपके ऑप्शन है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों क्रोध सबसे ज्यादा किस अवस्था में आती है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरावस्था में। किशोरावस्था जो होती है वह क्रोध की संवेग की तीव्रता इसी में अधिक होती है। इसकी एज की अगर हम बात करें तो 12 से लेकर 18 वर्ष इसकी एज होती है। और दोस्तों इसमें क्रोध ज़्यादा आता है बच्चों को, वह सही तरीके से समायोजन नहीं कर पाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बाल विकास, बाल विवृद्धि, मनोविज्ञान, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है बाल विकास। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न कह रहा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बारे में, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा,
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं विलियम वुंट जी। और दोस्तों 1879 में प्रयोगशाला की स्थापना की गई जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। और दोस्तों यहाँ पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वुंट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है छात्र में वृद्धि होती है। आपके ऑप्शन है पर्यावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से, वंशानुक्रम से। तो दोस्तों छात्रों में वृद्धि होती है कैसे? छात्रों में वृद्धि होती है वंशानुक्रम से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वंशानुक्रम का अर्थ होता है जैसा बच्चे के माता पिता रहते हैं उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अगर माता पिता की लंबाई अधिक है तो बच्चा भी लंबा होगा, अगर उनकी लंबाई सामान्य है तो बच्चे की भी लंबाई सामान्य होगी। तो छात्रों में वृद्धि वंशानुक्रम से होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तू या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विलियम जेम्स को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न कह रहा है शिशु का विकास प्रारंभ होता है। आपके ऑप्शन है जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में या गर्भकाल में। तो दोस्तों शिशु का विकास कब प्रारंभ होता है? शिशु का विकास गर्भकाल में ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों शिशु का विकास गर्भकाल से प्रारंभ होकर उसके जीवन पर्यंत तक विकास होता रहता है। यह विकास का क्रम जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक उसके चलती रहती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या द्वितात्विक सिद्धांत। अगर दोस्तों हम बात करें स्टेनले हॉल की तो इन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन किशोरावस्था पर किया है और पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। स्टेनले हॉल जी ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने एडोलसेंस पुस्तक भी लिखी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है वाटसन द्वारा, बी कह रहा है एबिंगहॉस द्वारा, सी कह रहा है एंजल द्वारा और डी कह रहा है ह्यूम द्वारा। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है वाटसन ने। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वाटसन व्यवहारवादी हैं और व्यवहारवाद कब आया? तो व्यवहारवाद 20 से 21वीं सदी में आया। और दोस्तों इसके अंतर्गत व्यक्ति को व्यवहार से ही आंका जाएगा ऐसा इनका मानना था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ए ऑप्शन कह रहा है बाल्यावस्था, बी कह रहा है किशोरावस्था, सी कह रहा है शैशवावस्था और डी कह रहा है वृद्धावस्था। तो जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह अवस्था होती है किशोरावस्था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी एज कितनी होती है? तो इसकी एज होती है दोस्तों 12 से लेके 18 वर्ष और इस अवस्था में बच्चे को समाज में इज्जत चाहिए होती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, साहचर्यवाद। तो दोस्तों वुंट के द्वारा स्थापित किए गए स्कूल का नाम है संरचनावाद। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला खोली और उसका नाम इन्होंने संरचनावाद रखा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कह रहा है स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। आपके ऑप्शन है कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्व का अर्थ क्या होता है? स्व का अर्थ होता है स्वयं या खुद या अपने आप। तो दोस्तों स्व प्रेरणा जब आप स्वयं से खुद से प्रेरित होते हो, अपने आप से प्रेरित होते हो, तो फिर आपका अधिगम कैसा होता है? आपका अधिगम तब बहुत प्रभावशाली होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यह अस्थायी होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है डे एनीमा रचना है। डे एनीमा किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है अरस्तु, सुकरात, स्किनर, वुडवर्थ। तो दोस्तों डे एनीमा रचना है अरस्तु की। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और अरस्तु ने कहा है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में यच का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में यच का क्या अर्थ होता है? अगर हम देखें H को तो 1H को कहा जाता है, 1H को कहा जाता है हेड, 2H को कहा जाता है हार्ट और 3H को कहा जाता है हैंड। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें H की तो यहाँ पर 3H में हैंड, हार्ट और हेड तीनों आ जाते हैं, तो इसलिए H का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। आपके ऑप्शन है उत्तेजना, कपट एवं प्रसन्नता, भय, क्रोध और स्नेह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात बताई है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भय, क्रोध और स्नेह। वाटसन ने इन तीनों पर सबसे ज्यादा अपने प्रयोग किए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो दोस्तों अगर हम जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय की बात करें जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई, वह वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।